दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख प्रस्ताव एवं सम्मेलन जो खान सर के हिस्ट्री का PDF 27 है। इसकी पहले वीडियो में हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया है, तो आइए जाने उससे आगे। तो आज हम जानेंगे प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के बारे में। कौन कौन से समाचार थे, किस वर्ष हुए और किस भाषा में संपादित हुए और किन्होंने किया, आइए जाने। समाचार पद एवं पत्रिकाएं, भाषा, वर्ष, संपादक या संस्थापक। द बंगाल गजट अंग्रेजी में 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिस्सी द्वारा, इंडिया गजट अंग्रेजी में 1780 में हेनरी वियन डेरोजियो द्वारा, बंगाल गजट अंग्रेजी में 1818 गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, समाचार दर्पण बंगाली में 1821 जेम्स मार्स मैन द्वारा, समाज कौमुदी बंगाली 1821 राजा राम मोहन राय द्वारा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा, जहानुमा उर्दू में 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा, बॉम्बे समाचार गुजराती 1822 फर्दुंजी मार्जबान द्वारा, उदंत मार्तंड हिंदी 1826 जुगल किशोर, दर्पण मराठी भाषा 1832 बाल शास्त्री द्वारा, बॉम्बे टाइम्स अंग्रेजी में 1838 थॉमस वेटेन रॉबर्ट नाइट, रास्त गुप्तार गुजराती में 1851 दादाभाई नौरोजी, हिंदू पेट्रियोटिक अंग्रेजी भाषा में 1853 गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी, सोम प्रकाश पत्रिका बंगाली भाषा में 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्थापक, टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी 1861 रॉबर्ट नाइट, पायनियर अंग्रेजी 1865 जॉन एलन, अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में 1868 मोतीलाल घोष एवं शिविर घोष, अमृत बाजार पत्रिका बंगाली 1868 मोतीलाल घोष एवं शिविर घोष, केसरी मराठी में 1881 बाल गंगाधर तिलक, मराठी अंग्रेजी भाषा में 1881 से बाल गंगाधर तिलक, युगांतर 1906 बरिंद घोष भूपेंद्र नाथ दत्त दादाभाई नौरोजी, सांध्य 1906 में बाधवोपाध्याय, वंदे मातरम अंग्रेजी में 1906 अरविंद घोष एवं बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम अंग्रेजी में 1909 लाला लाजपत राय, द लीडर अंग्रेजी 1909 मदन मोहन मालवीय, कॉमरेड पत्रिका अंग्रेजी में 1911 मौलाना मोहम्मद अली, अल हिलाल उर्दू में 1912 मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, हमदर्द उर्दू 1913 मौलाना मोहम्मद अली, प्रताप हिंदी 1913 गणेश शंकर सत्यार्थी, गदर उर्दू अंग्रेजी गुजराती पंजाबी हिंदी भाषाओं में प्रकाशित हुई 1913 में लाला हरदयाल द्वारा, कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में 1914 एनी बेसेंट डॉन अंग्रेजी में 1917 मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, न्यू इंडिया अंग्रेजी में 1919 एनी बेसेंट, यंग इंडिया अंग्रेजी 1919 महात्मा गांधी द्वारा, नवजीवन हिंदी गुजराती में 1919 में महात्मा गांधी द्वारा, आज पत्रिका हिंदी में 1920 शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा, हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में 1922 KM पडिक्कर द्वारा, नवकाल मराठी 1928 NI खाड़ेकर, हरिजन गुजराती भाषा हिंदी में और अंग्रेजी में 1933 महात्मा गांधी जी द्वारा, इंकलाब उर्दू में 1937 खालिद अंसारी, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी 1938 जवाहरलाल नेहरू, भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का विकास। तो आइए जाने भारत में अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से शिक्षा के विकास हुए। 1813 की चार्टर एक्ट में शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए तथा 1853 के चार्टर एक्ट में 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा के माध्यम के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का पक्ष लिया। मैकाले आयोग की अनुशंसा के आधार पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। शिक्षा के विकास के लिए अधोगामी निष्पादन अर्थात डाउनवर्ड
फिल्ट्रेशन थ्योरी सिद्धांत का अपनाया गया। चार्ल्स वुड आयोग 1854 में चार्ल्स वुड का एजुकेशन डिस्पैच का रिपोर्ट आया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का वर्णन किया गया। वुड का घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर 1855 में 5 प्रांतों में जन शिक्षा का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत किया। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रेले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1906 में बड़ौदा रियासत में सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1916 में जे.के. कर्वे ने पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। 1949 में मैथ्यू ने कलकत्ता में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और इसमें इसके सहायक ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 35 महिला विद्यालय की स्थापना करवाई थी। 1917 में पटना विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया गया। 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 12 वर्ष स्कूली शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा का अनुशंसा की गई। यहीं पहली बार ऑनर्स की शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1929 में शिक्षा का हार्टोंग समिति का गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की अनुशंसा की गई। 1937 में गांधी जी ने मूल शिक्षा अर्थात बेसिक एजुकेशन पर वर्धा योजना को अपने समाचार पत्र हरिजन में प्रस्तुत किया। इस योजना का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ स्वावलंबन बनाना था, जिसके तहत हस्त उत्पादन कार्य का प्रशिक्षण देना था। मूल शिक्षा पर गठित आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। 1902 में श्रद्धानंद सरस्वती ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में कर दी। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा पर राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1953 में यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया। 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र और 10+2+3 के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। 1986 संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2009 में शिक्षा के मौलिक अधिकार को कानून संसद द्वारा पास किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू किया गया। 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया था। इस नई शिक्षा नीति के आधार पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 10+3+3+4 के आधार पर विभाजित किया गया। भारत में बने कारखाना अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल में भारत में लंकाशायर के उद्योगपतियों की मांग पर 1875 में प्रथम श्रम आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय कारखानों में श्रमिकों के काम करने की परिस्थिति का अध्ययन करना था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय आया था। इस अधिनियम में बाल श्रम से संबंधित था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता था। इसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई तथा कार्य अवधि में 1 घंटे का आराम एवं महीने
कि 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था निर्धारित की गई। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन के समय आया था। इसके अंतर्गत इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। इसमें रात्रि के समय महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस अधिनियम के तहत कारखानों में स्वच्छ पेयजल के आपूर्ति एवं सफाई हेतु स्वयं नियम बनाने का प्रावधान किया गया। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। इसके द्वारा पुरुषों के कार्य करने की अधिकतम अवधि 12 घंटे निर्धारित की गई। इस अधिनियम में अल्प आयु के बच्चों को कारखानों में 7 बजे से संध्या 5 बजे सुबह के बीच कार्य करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय आया। इसमें बच्चों की काम करने की अवधि 6 घंटे बताई गई। इस अधिनियम के तहत ओवर टाइम श्रम करने हेतु अतिरिक्त वेतन देने की व्यवस्था की गई। यह कारखाना अधिनियम केवल फैक्ट्रियों पर ही लागू होता था। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 विलिंगटन के समय आया था। इस अधिनियम के तहत मौसमों और गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया। इस अधिनियम के तहत बच्चों की कार्य अवधि 5 घंटे निश्चित की गई। इस अधिनियम में श्रमिकों के विचार एवं आराम व्यवस्था का प्रबंध किया गया। छठा कारखाना अधिनियम 1946 यह अधिनियम लॉर्ड वेवेल के समय आया था। इस अधिनियम के तहत नियमित कारखानों में श्रमिकों की अवधि 5 घंटे निश्चित की गई। इस अधिनियम में कैंटीन की व्यवस्था की गई। यह भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। स्वतंत्र भारत का प्रथम विस्तृत कारखाना अधिनियम 1948 में लाया गया। गवर्नर जनरल वायसराय गवर्नर तथा गवर्नर जनरल का पद भारत में कंपनी के सर्वोच्च पदाधिकारियों को प्रदान किया जाता था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का एक सर्वोच्च पद होता था। यह पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित था। 1858 तक गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा चयनित किया जाता था और वह उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे। 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और अब उसकी नियुक्ति ब्रिटेन के महाराजा, ब्रिटिश सरकार और भारत के राज सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक इसका शासन काल रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। इसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर रोक लगा दिया तथा सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की। इसे भविष्य का अग्रदूत एवं भारत का ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक शासनकाल रहा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत में वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था की। इसके शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश जेम्बर्ज, लेमेस्टर एवं हाइड थे। 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने किया। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। इसके संरक्षण में चार्ल्स विलिंग्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी ने क्लाइव के द्वैध शासन को बंगाल से समाप्त कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 85 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हेस्टिंग के शासनकाल में ही लड़ा गया था। यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। जब यह लंदन लौट रहा था तो इस पर महाभियोग लाया गया किंतु पारित नहीं हो पाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 इसे
इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, अस्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया तथा दरोगा का पद भी लाया तथा चल अदालत की स्थापना की। इसने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की। इसका मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। वेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। इसके तहत सर्वप्रथम हैदराबाद को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली के तहत 1816 के द्वारा नेपाल को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया। इसी के समय 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 तक। इसमें बर्मा पराजित हुआ और 1826 के मध्य दोनों के बीच वांडब्यू की संधि हुई। उन्होंने 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम बेंटिंग 1828 से 35। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। उसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा समाप्त कर दी। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। शिशु एवं बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नरबलि की प्रथा को भी बंद कर दिया गया। इसी ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। बेंटिंग का सबसे उल्लेखनीय सुधार नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान देना था। 1832 में बेंटिंग ने दास प्रथा का अंत कर दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया, जिसके कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। इसने ब्लैक एक्ट को पारित करवाया, जिसके द्वारा काले एवं गोरे का विभेद खत्म कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया गया तथा दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। इसके समय सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण किया गया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून लागू किया गया। इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किया, इसीलिए इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48। इसके शासनकाल में 1844 में नरबली प्रथा का निषेध किया गया। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के काल में ही हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसने 1848 में राज्य हड़प्पन नीति अर्थात व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, जिसके तहत सबसे पहले सतारा 1848, इसके बाद जैतपुर व संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में तथा झांसी 1853 में एवं नागपुर को 1854 में हड़प लिया। सबसे अंत में 1856 में अवध के नवाब काजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर रेल इसी के शासनकाल में चलाई गई।
1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा का शुरुआत किया गया। 1854 में इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसके तहत कई पुलों का निर्माण किया गया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में बोर्ड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय भी था। इसी के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था तथा 1857 में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। महालेखा परीक्षक पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में इस पद का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लॉर्ड एलिंग प्रथम 1862 से 63 तक रहे। इसके समय बहावी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका मुख्य केंद्र पटना था। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया, किंतु अधूरी जनगणना किया। भारत में वृत्ति विकेंद्रीकरण का जनक मेयो को माना जाता है। इसी ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कराई। अंडमान यात्रा के दौरान इसकी हत्या एवं अफगानी सैनिकों ने कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। इसके समय 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। पंजाब में कोका विद्रोह 1872 में इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड लिटन 1876 से 80। लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार था। साहित्यकारों में इसे ओवन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उसकी अखबार के साथ संपत्ति जब्त कर लेते थे। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले सोम प्रकाश समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में की थी। लॉर्ड रिपन इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना की गई। 1816 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया। शिक्षा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। इसने आर्म्स एक्ट 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ाकर कर दी। रिपन के शासनकाल में अस्थायी स्वशासन की शुरुआत हुई और रिपन के कार्यकाल में ही 1882 में अस्थायी स्वशासन की शुरुआत हुई थी। इसके समय इलबर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुनाते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया। खुद अंग्रेजों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज का शत्रु की उपमा प्रदान किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थीं। इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। यह क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।